हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप मानो, यकीन मानो कि इस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जिसमें किसी देश के सभी नियम और कानून लिखे होते हैं, ठीक है, जिससे किसी देश को चलाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल बुक। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हो गया था? ये बनकर तैयार हो गया था 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और अगर मैं इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1950 में। ओके, ये आपको फैक्ट याद रखना है। 26 जनवरी 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? इन्फोर्स हुआ था। ओके, आगे हम देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सेलिएंट फीचर्स का मतलब है इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? सबसे पहला क्या है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट का मतलब है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्यों है? क्योंकि इसकी जियोग्राफी, हिस्ट्री और लॉ की वजह से ये काफी ज्यादा ह्यूज हो चुका है। ठीक है, ये कैसा साइज है? एलिफेंटाइन साइज है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल है वो भी क्या है? एलिफेंट है। इस वजह से क्यों? क्योंकि ये एलिफेंटाइन साइज का है, बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट है इसलिए। अगर हम ओरिजिनली की बात करें तब ओरिजिनली ही इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। और अब इतने सालों बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। अब हमारे आर्टिकल्स 470 हो चुके हैं, पार्ट्स 25 हो चुके हैं और शेड्यूल 12 हो चुके हैं। तो देख सकते हो ना कितना एलिफेंटाइन साइज है, इतने सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद में है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि अनलाइक आप यूएसए में जाओगे तो यूएसए में क्या होता है? ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगी। वहाँ पर स्टेट और सेंटर का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी दो दो रहते हैं, स्टेट और सेंटर के। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ का जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पूरे देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज वैलिड फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। जे और के में एक्सेप्शन था जो कि रिमूव हो गया 2019 में। ओके, जियोग्राफिकल फैक्टर की वजह से अब हम ये रीजन बता रहे हैं वाई इट इज लेंथीएस्ट। ये लेंथीएस्ट है क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं, इसमें इतने सारे शेड्यूल्स हैं। और ये क्या है? ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जब स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को काम करना पड़ेगा तो वो तो बहुत लेंथीएस्ट हो जाएगा ना। इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है। उसके बाद में जियोग्राफिकल फैक्टर है भाई कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इतने सारे क्लैशेस होते हैं, उन सबको दूर करने के लिए क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सारी चीजों का सारी प्रोविजंस को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसी वजह से क्या है? लेंथीएस्ट है। उसके बाद में लीगल लिमिनरीज, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो इट वाज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो लॉयर से डोमिनेटेड। तो आपको तो पता है लॉयर्स लोगों का क्या होता है? लीगल लैंग्वेज में सब कुछ डिटेल में भर दो। तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट बन चुका है ना। तो ये है हमारे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस व्हाई इट इज लेंथीएस्ट। आगे हम देखते हैं कुछ, आपको मैं बताती जाऊंगी हर एक स्लाइड पर प्रीलिम्स फैक्ट और मेंस वैल्यू के। ठीक है, प्रीलिम्स फैक्ट का क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जे&के में कब अप्लाई हुआ? 2019 के बाद। ठीक है, उसके बाद में मेंस वैल्यू में क्या है? द बल्क इज ड्यू टू इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये जो इतना एलिफेंटाइन साइज का है ये क्यों है? क्योंकि जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स उठाई हैं वो कहाँ से उठाई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अपने आप में इतना बड़ा एक डॉक्यूमेंट था, इतना बड़ा एक्ट था। ठीक है, और हमने आधे से ज्यादा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही डिराइव करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो इंडिया के लोगों के लिए, हमारे लिए ही था ना। तो हमने सारी चीज़ें, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो हमने वहाँ से ली हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। इसीलिए क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी वास्ट हो चुका है, लेंथीएस्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा इसका सेलिंग फीचर है ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वेरियस सोर्सेज से डिराइव करता है। हमने काफ़ी सारे सोर्सेज से इसको ड्रॉ किया है। तो इसको कुछ लोग क्या बोल देते हैं? बैग ऑफ बोरोइंग भी बोल देते हैं। लेकिन आप इसको सच में बैग ऑफ बोरोइंग या कॉपीड नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो जो फंडामेंटल आइडियाज होते हैं उस पर किसी भी इंसान का पेटेंट नहीं होता है। जैसे कि हमारे अंबेडकर जी ने बोला कि नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल आइडियाज होते हैं उस पर किसी का पेटेंट थोड़ी होता है। आप ये बोलो कि फ्रीडम, अगर अमेरिका में फ्रीडम है तो क्या कोई दूसरा देश अपने में फ्रीडम नहीं देगा? क्या यूँ बोलेगा कि नहीं अगर मैं फ्रीडम दूंगा तो ये अमेरिका को कॉपी हो जाएगा? अरे नहीं, वो तो फंडामेंटल आइडिया है, फ्रीडम हर किसी के लिए सेम होगा। ठीक है, उस पर किसी का पेटेंट नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज बैग ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, हमने क्या करा है? अच्छी चीज़ों को रैंसैक करा है, अडॉप्ट करा है। ठीक है, तो हम इसको बैग ऑफ बोरोइंग या कॉपीड नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने फंडामेंटल आइडियाज जो हैं वो किसी का भी पेटेंट नहीं होता है उन पर, हमने वो आइडियाज़ को लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखो, मैं बता देती हूँ कि सोर्स हमने कहाँ से उठाया। जैसे स्ट्रक्चरल बेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, मैंने आपको बताया कि हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया। कुछ लोग बोलेंगे भाई 1935 एक्ट कॉपी कर दिया। कॉपी क्या कर दिया भाई? वो 1935 का एक्ट भी तो लोगों के लिए था। अब वही लोगों के लिए तो हमने एक्ट, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो जो चीज़ें पहले चल रही थी हमने बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करके वही ले लिया। ठीक है,
और जो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें तो ले ली ना, बाकी जो बुरी थी वो हमने नहीं ली। तो स्ट्रक्चरल बेस जो है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से डिराइव करता है, ठीक है। जैसे कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। यूके मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री रूल, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड रिट्स, ठीक है। यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से याद रखना डीपीएसपी लिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन इन द राज्यसभा जो होता है वो भी लिया है। राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। उसके बाद में कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट होगी बट सेंटर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और रेजिडोरी पावर्स लिए हैं। रेजिडोरी पावर्स क्या होते हैं, जो ऐसी पावर्स जो मतलब जिन पे क्या होता है, सेंटर को पावर दी जाती है कि वो उस पर लॉ बना दे। जैसे कि 3 तरीके की लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट और सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और सेंटर लिस्ट पर कौन सेंटर लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट पर वो स्टेट लॉ बनाता है, कंकरेंट पर दोनों लॉ बनाते हैं, बट जो सेंटर है उसका लॉ जो है प्रिवेल करता है। बट उसी के अलावा जो मैटर बच गए, जो चीज़ें बच गई वो रेजिडोरी पावर के अंदर आती हैं, उस पर क्या है, सेंटर लॉ बना सकता है, ठीक है। ये सेंटर की रेजिडोरी पावर्स है। और उसके बाद में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। यूएसएसआर से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडल्स ऑफ जस्टिस। प्रीलिम फैक्ट के बाद बता दूं कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से, एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने लिया है जापान से, ओके। नेक्स्ट है हमारा, हाँ कि भाई मैंने ये बता दिया आपको कि फंडामेंटल आइडियाज पर किसी का भी पेटेंट नहीं होता है, यही अम्बेडकर जी ने कहा है, इसीलिए बैग ऑफ बोरोइंग नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने क्या करा है, अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने लिया है और हमने फंडामेंटल आइडियाज़ को लिया है जो कि जिस पर किसी का पेटेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थर्ड फीचर क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, मतलब वो पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल है। अब आर्टिकल 368 क्या, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट प्रोसीजर है। और अमेंडमेंट प्रोसीजर की वजह, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है कि अमेंड करना, मॉडिफाई करना, बदलाव लाना। हाँ, समय के साथ साथ हर किसी को बदलाव की ज़रूरत होती है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिविंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मतलब कि जो अभी भी प्रिवेल करे, इसलिए क्या है 368 के तहत उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को बोलते हैं अमेंडमेंट करना। इसीलिए इस अमेंडमेंट की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन के नहीं रह गया, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको अमेंड करना बहुत रिजिड है। जैसे कि उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग चाहिए होता है, और रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट भी चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि जीएसटी, प्रेसिडेंट सिलेक्शन, इसमें। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल क्यों है, फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि कुछ अमेंडमेंट होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, या आगे चल के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल प्रोविजन की कुछ फ्लेक्सिबल प्रोविजन भी होते हैं जिनको हम सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे कि आर्टिकल 2 एंड 3 में है कि हमें ऑल्टर द नेम, ऑल्टर द बाउंड्रीज, ठीक है, और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये क्या है, सिंपल मेजॉरिटी हो सकते हैं। आर्टिकल 368 में क्या होता है, अमेंडमेंट पावर दी गई है पार्ट 20 में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यूएसए में क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके में क्या है, फ्लेक्सिबल है, और इंडिया का क्या है, बैलेंस है रिजिड और फ्लेक्सिबल का। अब सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उनको हम 368 के अंडर हम कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद में क्या है कि नेहरू जी का व्यूज है, नेहरू जी का व्यू क्या है कि नेहरू जी ने क्या बोला था कि टू मच रिजिडिटी स्टॉप्स ग्रोथ, कि अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा तो वो क्या होगा, ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो लॉज क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। इसीलिए जो इंडिया है वो गोल्डन मीन पर काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब कि जहाँ पर लेवल्स पर अलग अलग लेवल हो पावर के, ठीक है, डिवीजन हो पावर का, विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इंडिया भी ऐसा ही है। इंडिया कैसा है, फेडरल इन फॉर्म, हम फॉर्म में तो फेडरल है, मतलब जो स्टेट है, सारे स्टेट्स को मिला के सारे स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, तो वो फेडरल फॉर्म है, हर स्टेट पर अपने पे रूल करता है, ठीक है। बट यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब कि सारे स्टेट्स मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के उन सब स्टेट से ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, तो जो एज अ नेशन को कंट्रोल करती है। तो यूनिटरी है हम, स्पिरिट में यूनिटरी है, बट फॉर्म में हम फेडरल हैं। फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, फेडरल फीचर है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का इंडिपेंडेंस भी क्या है, फेडरल फीचर है। बाई कैमरलिज्म, मतलब कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, जैसे कि हमारे में है, ठीक है। यूनिटरी फीचर क्या होता है, जिसमें कि जिसमें यूनिट पर जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल सिटीजनशिप है, जिसमें स्ट्रॉन्ग को ज़्यादा पावर दी गई होती है, वो यूनिटरी फीचर होता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय स्टेट, जो सेंटर है, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर जो है गवर्नर को अपॉइंट करती है हर स्टेट में। तो वो क्या है, इनडायरेक्टली स्टेट में क्या कर रहे हैं, गवर्नर सेंटर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो स्टेट पर भी स्टेट में भी इंटरफेयर कर पाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यूनिटरी फीचर में था। ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि IAS, IFS, ये जितने भी होते हैं ये सब के सब यूनिटरी फीचर है, क्योंकि ये सेंटर के अंडर आते हैं।
ठीक है। अब है फेडरेशन। फेडरेशन इंडिया में कभी कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। आर्टिकल 1 भी क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है? यूनियन है स्टेट्स का, ठीक है। बोलते भी हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब आप यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, मतलब कि आप स्टेट्स को उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनके नेम वगैरह जो भी चेंज करना कर सकते हैं। केसी वियर ने क्या बोला है इंडिया के फेडरलिज्म को? क्वेसी फेडरल बोला है, मतलब कि जहाँ पर क्या है यूनिट जो है, मतलब यूनिटरी बाइस है, मतलब कि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है? वेस्टमिंस्टर मॉडल है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी, ठीक है। नॉमिनल वर्सेस रियल हेड होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में। नॉमिनल हमारा हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, एंड रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लोकसभा, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लोकसभा के प्रति आंसरेबल होता है। मेजॉरिटी पार्टी रूल, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स पीएम, ओके। जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो पीएम बनता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पूरा का पूरा लोकसभा के प्रति क्या होता है? आंसरेबल होता है, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब प्रीलिम फैक्ट एक आप देख सकते हो कि इन इंडिया अ पर्सन कैन बी मिनिस्टर फॉर 6 मंथ विदाउट बीइंग एन एमपी, मतलब कि एमपी बने बिना भी 6 मंथ के लिए कोई पर्सन जो है मिनिस्टर रह सकता है, बट 6 मंथ के अंदर उसे कॉन्फिडेंस और मोशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बट यूके में ऐसा नहीं है। यूके में एमपी जो स्टेटस है वो मैंडेटरी है इमीडिएटली के लिए। आगे so the next is synthesis of sovereignty and supremacy, balancing British Parliament with American judiciary, मतलब कि सोवरेंटी कहाँ से है? यूके से लिए, जिसमें क्या है? पावर टू अमेंड, कि हम अमेंड कर सकते हैं। जुडिशियल सुप्रीमेसी, पावर ऑफ रिव्यू, ये है यूएसए से। इन दोनों का ही सिंथेसिस है इंडिया का, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 13 एंड 32। अमेंडमेंट पावर है कि पार्लियामेंट जो है वो 368 के अंडर मेजर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अमेंड, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेक एंड बैलेंस से बना रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को चेक करती है बाय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1973 केशवानंद भारती केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है वो सब कुछ अमेंड कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकती, ठीक है। बट बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इससे क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट को चेक करती है, और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चेक करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को चेक करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब तो नहीं करा है, और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चेक करती है, मतलब कि इंपीचमेंट और लॉस, ये सब क्या है? पार्लियामेंट बनाती है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, अनलाइक द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और बस उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अ सिंगल पिरामिड ऑफ जस्टिस। तो इसमें क्या है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट का दर्जा दिया गया है ना। इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड क्यों है? कि भाई देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, और एक एपेक्स बॉडी विच इज सुप्रीम कोर्ट भी है, और इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जुडिशरी हमारी जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेफगार्ड क्या है? कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर जजेस, वो सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जो जुडिशरी वो अपनी पावर किसी और से डिराइव नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती है। एक्सपेंसेस जो चार्ज होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होंगे। प्रैक्टिस जो है रिटायरमेंट के बाद में वो बैन है। नेक्स्ट क्या है? जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को जो सेपरेट करता है वो क्या है? आर्टिकल 50, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या एक्ट करता है? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो जुडिशरी है वो क्या है? इंटरप्रेट भी करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द नेक्स्ट सेलिएंट फीचर इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर्ड इन पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35, जिसमें आर्टिकल 12 में बेसिकली स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जो भी लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे क्या है? 14 to 18 हमारा राइट टू इक्वालिटी है, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम है, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है हमारा 23 to 24, एंड 25 to 28 है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड 28 to 29 29 to 30 है हमारा कल्चरल और माइनॉरिटीज राइट वाला है, ठीक है। और आर्टिकल 32 में हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है हमारा आर्टिकल 32 में, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल भी कहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हैं? जस्टिशिएबल हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की वजह से वो जस्टिशिएबल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या इशू कर सकता है? वो रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स के की फीचर्स क्या है? कि दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। जो सिटीजन है कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में अंडर आर्टिकल 32 इफ राइट्स आर वायलेटेड। नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन
इन ऑर्डर टू मेंटेन सोवरेनिटी एंड पब्लिक ऑर्डर दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और राइट टू, पहले एक और राइट था जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता था, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब डिलीट हो चुका है अंडर आर्टिकल 44th अमेंडमेंट 1978। नाउ इट इज अ लीगल राइट, इट इज नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, अंडर आर्टिकल 300A इट इज अ लीगल राइट। और क्या है, ऑल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान सारे राइट्स जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट 20 and 21, ओके। नेक्स्ट हमारा जो सेलेंट फीचर है वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा पार्ट 4th में। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। तो आर्टिकल 36 to 51 में हमारे डीपीएसपी हैं, जिसमें 36 में क्या है, अगेन डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। और डीपीएसपी को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है, फॉर अ वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि हाँ हाँ अपनी पॉलिसीज को बनाने में इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, इन दोनों के बैलेंस पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मतलब नागरिकों का अपने अधिकार पता चल गया, लेकिन जो सरकार है वो जो पॉलिसी बनाएगी वो भी कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे बनाए, ताकि उनका जो नागरिकों को जो अधिकार मिला है उनका वायलेशन ही ना हो, ठीक है। इसीलिए डीपीएसपी बनाए गए हैं। इनका गोल क्या है, स्टैब्लिश करना है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नॉन जस्टिफिएबल है इन नेचर, कोर्ट से हम इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते, बट कोर्ट क्या है, कोर्ट जो है इनको कोर्ट से हम इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। और इसको हम क्लासीफाई करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। इनको हम क्लासीफाई करते हैं सोशलिस्ट एंड गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला है, नोबल फीचर बोला है। डीपीएसपी हमने कहाँ से उठाए हैं, मतलब कहाँ से हमने बोरो किया है, आयरलैंड से। और जुडिशियल व्यू क्या है कि मिनर्वा मिल्स केस में 1980 जो में हुआ था, उसमें क्या बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेस्ट करता है ऑन द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ठीक है। और ये क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटिव, कि भाई हमने फंडामेंटल राइट्स दे दिए, हमने क्या करा है, सिटीजन्स को राइट्स दे दिए, उनके पास राइट्स हैं बट उनकी कुछ ड्यूटीज भी तो होनी चाहिए ना, सो दैट वो अपने मतलब राइट्स के साथ साथ में सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी ड्यूटीज को समझें, ठीक है। और इससे क्या हो, एक वेलफेयर स्टेट बन सके। ये अंडर आर्टिकल 51 में आता है, 51A में आता है। और इसको ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, जैसे कि फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, एंथम को, एनवायरमेंट को, ये सारी चीजें, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। और ये भी नॉन जस्टिशिएबल है बट यूज़ की जाती है कोर्ट्स इनको यूज़ करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। 11th ड्यूटी जो है उसको बाद में ऐड किया गया था 2002 में 86 अमेंडमेंट 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंस्पायर है USSR से। नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। सो द नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। ऑल द इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, ठीक है। जैसे वेस्टर्न मॉडल क्या है, नेगेटिव कंसेप्ट है वो, और इंडियन मॉडल जो है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है। मतलब नेगेटिव कंसेप्ट क्या होता है कि कंप्लीट सेपरेशन होगा स्टेट और रिलीजन के बीच में, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब वैसे तो सेपरेशन है बट अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करता है सारे रिलीजन्स को। नो स्टेट रिलीजन, और स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। प्रेम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 एंड आर्टिकल 25 to 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज 29 to 30 के अंदर आता है। अनलाइक पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक है, श्रीलंका जो है बुद्धिस्ट है, बट इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इन SR बोमई केस में बोला था। उसके बाद में हमारा क्या है कि डेमोक्रेटिक मशीन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक मेन फीचर ये भी है कि वो डेमोक्रेटिक मशीन पे काम करता है। मतलब कि जैसे उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वोट डालने का अधिकार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर, हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड बर्थ, ये जो भी कुछ है वो, ठीक है। और पहले जो वोटिंग एज थी वो थी 21 एंड फिर 1989 में 61 अमेंडमेंट के तहत उसको 21 to 18 कर दिया गया। 1 person 1 vote है। सिंगल सिटीजनशिप है, 1 नेशनल सिटीजनशिप है, नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप अनलाइक USA। उसके बाद में है इंडिपेंडेंट बॉडीज भी काम करती हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, ताकि वोट्स जो हैं वो फेयर इलेक्शन हो सके, और कैग जो कि जिसे हम पब्लिक पर्स बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। UPSC जो कि मेरिट रिक्रूट करता है, ठीक है, ताकि सभी लोगों को सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। 61 अमेंडमेंट से क्या किया गया है, वोटिंग एज को 18 कर दिया गया है। एंड बस नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं, फेडरल टू यूनिटरी, मतलब कि वैसे तो हमारा फेडरल है बट इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो क्या बनाते हैं, वो यूनिटरी फीचर की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ पर सेंटर की जो पावर है वो हाई हो जाती है, सेंटर को ज़्यादा पावर मिल जाती है। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं
नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस में दे रखा है, आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन जो है उसने किस वर्ड को रिप्लेस करा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको हटा करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में। और स्टेट इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगी है अब तक, ठीक है। और जो स्टेट इमरजेंसी है वो बहुत बार लग चुकी है और सबसे ज़्यादा जो है वो मणिपुर में लगी है। जब भी फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है इन अ स्टेट, तब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। और जो डॉक्टर अम्बेडकर है उन्होंने होप किया था कि 356 जो प्रेसिडेंट रूल है वो क्या है, डेड लेटर होगा, बट इट हैज़ बिकम अ कॉन्ट्रोवर्शियल टूल। बट ये क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल टूल बन गया है सेंटर स्टेट के रिलेशन में। मतलब कि जब स्टेट सही से काम नहीं कर पाती, सेंटर क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा लेता है और सारी पावर सेंटर के पास में जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रोवर्शियल टूल बन चुका है इमरजेंसी प्रोविजन। उसके बाद में है हमारा 3 टायर गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करने के लिए 3 टायर गवर्नमेंट के बारे में दे रखा है, ठीक है। सो दैट ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इस 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब होता है कि 3 लेवल पर गवर्नमेंट होगी, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है वो बाद में ऐड किया गया है आर्टिकल 73 अमेंडमेंट 1992 एंड 74th अमेंडमेंट 1992। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायत है वो पार्ट 9 से ऐड किया गया है, जिसमें 11th शेड्यूल में है एंड 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। और म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो शेड्यूल 12 में आता है, पार्ट 9A में आता है और इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। और इसके साथ साथ में ही जो 9B में आता है, 9B में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। वैसे टियर 2 मतलब 3 टायर गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि 97th अमेंडमेंट 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, जो पार्ट 9B में आता है। मीन्स वैल्यू क्या है कि जो 3 टायर गवर्नमेंट है वो किसके बेस पर है, ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जैसे आर्टिकल 40 ये हमारा क्या था, DPSP में पंचायत था इसमें, तो उसी को देखते हुए 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर आया गया और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत इनको पार्ट 9 एंड 9B में ऐड किया गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर फॉर टुडे एंड आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द फैक्ट। हैव अ गुड डे, बाय।